वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मी विद्या भारती बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप सब मेरे चैनल कंटिन्यू है, तो आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स। सो प्लीज just complete this chapter not by the video but by the books, and also solving the sample given in the PYQs, so that you just have the command for this chapter. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जो कि हम कल जो हमने पढ़ाया था उसको ही आगे कंटिन्यू करना है। हमने कल आपको डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद आज जो मैं पढ़ाऊंगी इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास आएगा ना, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी या समझाऊंगी PYQs और मैथ बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्रीकल्चर के मैथ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेजर क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अब हमें पढ़ लिया क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, सारे क्रॉप्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि हम एज है, मैंने 3-4 क्रॉप लिखे हैं, 3-4 से ज्यादा सवाल पूछते हैं। ठीक है, काफी बुक्स में दिया है, थोड़े बहुत लाइक पल्स के बारे में दिया है, रबर के बारे में दिया है, ज्वार बाजरा इन सब के बारे में दिया है। आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, फिर ज्यादा ही 4 से सवाल आते हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इतना डिटेलिंग पे ध्यान दें। हमें डिटेलिंग पे ध्यान बहुत पहले देना चाहिए था, अब हम प्रिसीजन पे ध्यान देते हैं, अपने आप को शार्प करने पे और माइंड को वापस से चीज़ों को लर्न और रिवाइज कराने पे ध्यान देते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो मेजर क्रॉप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस। मैंने आपको राइस के बारे में पढ़ाया था कि ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब दैट क्रॉप नीड हाई रेनफॉल एंड ऑल्सो नीड हाई टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिड एंड मॉइस्चर। बारिश के समय आप देखेंगे बारिश ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट, मॉइस्चराइजर और ह्यूमिड हमें फील होगा। ठीक है, उसी समय राइस होता है। राइस में हाई टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, एबव उससे नीचे है। अगर हम मेरी रेनफॉल की बात करें 100 सेंटीमीटर एंड प्लस, राइस वेस्ट बंगाल और यूपी जैसे जगहों में होता है, असम में, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं है। ठीक है, क्ली सॉइल ये वो सॉइल है दैट इज एन एलुवियल सॉइल, जो नदी अपने साथ ला के जमाव करती है। मैंने आपको पढ़ाया था सॉइल चैप्टर, आप पिछले क्लास में देख लीजिएगा। ये क्ली सॉइल है, मतलब ये वो सॉइल है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ज्यादा देर तक रखती है। ठीक है, पानी को नीचे नहीं जाने देती और वो पानी की तो जरूरत थी। ठीक है ना, अगर हम स्टेट पे ध्यान में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और पंजाब, सबसे ज्यादा कहीं उगता है इस वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश और ये भी पंजाब में इरिगेशन की सुविधा की वजह से आप चावल उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ उतनी बारिश नहीं होती जितनी पानी की जरूरत होती है राइस। नेक्स्ट ये वो आपको याद होगा, मैंने बोला था इट्स रबिंग क्रॉप जिसका लगाना क्रॉप लगाना भी हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर में और मार्च आके इसकी कटाई कर देते हैं। इसका मतलब ये ठंडियों के मौसम में उगता है। कूल ग्रोइंग सीजन, इसको ठंडे ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है। मॉडरेट रेनफॉल, ज्यादा बारिश नहीं होती, 50 to 75 सेंटीमीटर की बारिश होती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा होगा, चलिए देखिए पढ़ा होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टाइप होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है वेस्टर्न साइड में। ठीक है, ये आपका इतना ज्यादा हो जाता है कि भारत के वेस्ट साइड को भी कवर कर देता है अनटिल अप टू वेस्ट उत्तर प्रदेश। लो प्रेशर एरिया और हवा जो है ना, वो हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, कभी भी लो से हाई पे हवा मूव नहीं करती। तो जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है ना वेस्ट साइड से, ईरान, इराक, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक ये लो प्रेशर एरिया पहुंच जाती है। और जब इस प्रेशर को भरने के लिए हवा बहते हैं, वो हवा मेडिटेरेनियन सी से होके गुजरती है। जब भी कोई हवा सागर, महासागर या किसी भी वाटर बॉडी से गुजरती है, वो अपने साथ मॉइस्चर को कैरी कर लेती है।
ठीक है। और यही कारण है कि डिस्टर्बेंस के समय ठंडियों में बारिश होती है। अगर आप नोटिस करेंगे कि इट्स लाइक जनवरी या समर के समय बारिश होती है, ये इट्स ऑलवेज अ कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि उस हवा में मॉइस्चर मेडिटेरेनियन सी के साथ आता है, वो वेस्ट के साथ आता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं डिस्टर्बेंस। एंड दैट रेन इज वेरी यूजफुल फॉर वीट क्रॉप, क्योंकि उसी समय आपको मॉडरेट रेनफॉल की सुविधा जो है वो मिल जाती है, तो बारिश नहीं होती ज्यादा, ठीक है ज्यादा। ब्राइट सनलाइट एट द हार्वेस्ट, मार्च के समय जब कटाई करने जाते हैं, आप देखिए फरवरी में ही दिखी ज्यादा गर्मी और कितना ब्राइट सनलाइट हमें फील हो रहा है। मार्च तक आते आते होंगे जिस सनलाइट की जरूरत होगी है वो भी मिल जाती है कटाई के समय ना। अगर हम स्टेट देंगे इस पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। अब कॉटन, कॉटन आप समझिए, अगर मैंने आपको सॉइल पढ़ाया था, मैंने आपको ब्लैक सॉइल पढ़ाया था। ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को रेगड सॉइल भी बोलते हैं। रेगड सॉइल क्यों? क्योंकि जब आप उसमें पानी डालेंगे इतनी गीली हो जाएंगी, और जब आप उसमें पानी डालना छोड़ देंगे तो इसके क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों सुविधा होती है इस ब्लैक सॉइल में ना। ब्लैक सॉइल जो है वो आपके डक्सन प्लेट्यूज के इर्द गिर्द, डक्सन प्लेट्यूज जहाँ पे है वहीं पे ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। काला, क्योंकि अंदर के लावा और मैग्मा जब बाहर आए थे, ठंडे हो गए थे और जब सॉलिडिफाइड हो गए थे तब ये बने थे ब्लैक सॉइल, इसीलिए काले कलर के जला हुआ आग कैसा दिखता है वैसे ही दिखता है ये, ठीक है ना। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 210 दिन हमें ऐसे चाहिए जहाँ पे कोई भी बारिश, बूंदा बूंदी कुछ भी ना हो, तभी जाके आपका कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर हम स्टेट देखिए, डॉक्टर स्टेट्यू महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ये डॉक्टर प्लेट्यूज के स्टेट्स हैं, इन्हीं स्टेट्स में आपको कॉटन जो है प्रोडक्शन दिखे। नेक्स्ट टी, वेरी इंपॉर्टेंट। टी, टी जो है वो पहाड़ों के स्लोप्स पे पाए जाएंगे। जो भी चाय पत्ती के बागान है वो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के स्लोप्स पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा ना, अत्यधिक बारिश होती है, इसीलिए यहाँ आपको गर्मी और चिपचिपाहट साफ में फील होगा। गर्मी होती है, ठीक है, समझिए गर्मी होगी, चिपचिपाहट में होना है समझ। जब गर्मी होगी ना समर के समय आपको बचे ऑलरेडी बहुत गर्मी है, फिर हवा जो है उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। हवा के अंदर इवापोरेशन बहुत फास्ट हो रहा है गर्मी की वजह से, ठीक है। वाष्पीकरण बहुत फास्ट हो रहा है, जितने भी पानी है वो वाटर जो है कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, इवापोरेशन हो रहा है, हवा अपने साथ मॉइस्चर को कैरी कर रही है। तो गर्मी के कारण हमारे शरीर से जो स्वेटिंग होती है, हवा के अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हमारे स्वेटिंग को रिलीज कर सके या एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड पोजीशन में आ चुकी होती है, इसीलिए हमें गर्मी भी लगती है और चिपचिपाहट भी होती है, ठीक है। इसी जैसे ही बार बार बुबल होता है, हवा गर्मी तो होती है और हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर भरा होता है ना। स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, हम हमेशा चाय पत्ती में जो ताजी पत्तियां होंगे ना, उस पत्तियों को प्लग करने का काम करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही स्किल्ड ध्यानपूर्वक लेबर चाहिए, बहुत ध्यान से इस पत्तियों को निकाले। इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे चाय बागानों पे आपको महिलाएं दिखती है, बिकॉज दे आर वेरी कंसंट्रेटेड टू देयर वर्क, तो बहुत ध्यान से बारीकी से उस पत्तियों को निकालने का काम करती है। अब स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में और तमिलनाडु में इन जगहों से चाय का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है ना। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म्स आए जिससे हमें प्रोडक्शन हाई देता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s के समय हमें स्वामीनाथन के जरिए ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम खेती में पुराने व्यवस्था को, पुराने सिस्टम तो छोड़ के नए सिस्टम, नए टेक्नोलॉजी, नई आइडिया के साथ काम करेंगे, तो जो रिवॉल्यूशन आएगा दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन।
डिवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हमें छोटे मोटे एरिया में नहीं मिल रहा, बहुत बड़े एरिया में उसके इम्पैक्ट को हम देख पाते हैं। ग्रीन डिवोल्यूशन अनाज में हुआ था, इसीलिए इसके बूटे ग्रीन एंड इसलिए आप हाई एज वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे सीड्स जो कम टाइम में ज्यादा एज ज्यादा प्रोडक्शन लाने का काम करेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो एरिया जो मानसून पर डिपेंडेंट है, अगर मान लो किसी साल मानसून बारिश नहीं ठीक से हुई तो भी हमारे पास अगर सिंचाई की सुविधा होगी तो उस साल भी फसल खराब होने का चांस नहीं होगा। फिर फर्टिलाइजेशन, हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम इसकी छिड़काव करेंगे कि दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दे आर वेरी मच नीडेड बाय प्लांट टू ग्रो और टू हैव अ वेरी गुड प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, फिर अगर इनकी कमी होती है तो हम एक्स्ट्रा में फर्टिलाइजेशन को ऐड कर सकते हैं। मेकेनाइजेशन, अब हम हाथों से ज्यादा मशीनों पे काम करेंगे, क्योंकि आप समझिए इट्स वेरी खास किया नहीं कि मशीन ज्यादा हेवी से काम करेंगे और लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कम से कम समय में चाहिए, तो उन्होंने मेकेनाइजेशन करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड और क्रॉप इंश्योरेंस जैसे स्कीम जो है वो प्रोवाइड की। किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कार्ड होते हैं कुछ किसानों के पास जो कि कम या फिर एकदम अगर उनके पास सेविंग्स ना हो या कोलेंट्रल ना हो तो भी बैंक जो उनको एग्रीकल्चर लोन दे सकते। अगर आपका अनाज खराब हो जा रहा है किसी कारणवश कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, जैसे डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, उस कंडीशन में सरकार जो है आप क्रॉप इंश्योरेंस देने का काम करती है, जिससे किसानों के अंदर इंथुजियाज्म होता है जॉब्स को लगाने का उबाला था। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार या हम लोगों ने किया है ताकि एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होते हैं। लास्ट को हम पढ़ेंगे काम करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो स्टिल एग्जिस्ट करता है, जिसको हमें आगे ठीक करना है, जैसे डिपेंडेंस और मॉनसून। आज से बहुत सारी गरीब निशान या ऐसे जगह है जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं पहुँच पाई है, वैसे सिचुएशन में हम अभी भी बारिश पे मॉनसून पे डिपेंड रह रहे हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो अब जो जमीन है उसका बंटवारा इतना ज्यादा हो गया है कि हर इंसान के हिस्से में बहुत छोटे छोटे प्लॉट में लैंड आ रहे हैं। इस कारण की जो आउटपुट होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। लैंड ऑफ इरिगेशन डिपेंडेंट, अगर इरिगेशन की सुविधा नहीं पहुंचेगी तो लोग मौसम में ज्यादा डिपेंड रहेंगे। ठीक है, और उनका जो लागत है वो ज्यादा लगेगा और आउटपुट बहुत कम होगा। सॉइल डिग्रेडेशन, एक ही जगह पे बार बार खेती करने की वजह से सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी लूज हो रही है, इसके अंदर सैलिनेशन नमक की मात्रा बढ़ रही है और सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। और मैंने आपको बोला था सॉइल इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स, उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और उसको अगर हमने ऐसे भी खराब कर दिया तो आने वाले समय में हमारे पास बेहतर और अच्छे क्रॉप्स नहीं होंगे। और अगर हमने बाहरी देशों से एक्सपोर्ट किया तो 1960s वाला हाल हो जाएगा, जहाँ पे यूएस में हमें वैसे क्वालिटी के राइस प्रोवाइड किए जो वो अपने एनिमल्स को फीड करता था। So it's very important to have a very good food security system in our country. Now, एक लास्ट है इनडेल्टनेस का मतलब होता है ऋण में फंस जाना। समझिए, जो गरीब किसान है अगर हम उनको फॉर्मल तरीके से लोन नहीं देंगे तो वो इनफॉर्मल तरीके से लेंगे। फॉर्मल तरीके का मतलब क्या हुआ, बैंक से आपको लोन देगा तो बैंक से लोन लेने का एश्योरिटी है कि कुछ टाइम बाद बैंक जो है आपको सिस्टमैटिकली तरीके से टाइम ड्यूरेशन देगी, उसके जो इन्वेस्ट होंगे उनमें ज्यादा नहीं होंगी और टाइमली आपको वो क्या करेंगे, आप उसको रीपे कर सकते हैं, आपको बर्डन नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, उसको कोलैटरल चाहिए, मतलब आप कुछ गिरवी रखिए रखिए या कुछ भी रखिए या आप उसको दिखाइए पेपर वर्क प्रॉपर कि आपकी अपना लैंड कहाँ पे है, अब अपनी फैमिली का सारा व्यवस्था, अब अपना नाम प्रॉपर वाला पेपर चाहिए होता है। और एक्चुअली गरीबों के पास बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं होता। अंत में हार डाल के वो अपने गाँव के साहूकारों से, मर्चेंट से, इन सबसे जमींदारों से पैसे लेते हैं
ठीक है, क्योंकि वो उस गाँव में रहते हैं, वो पर्सनली जानते होते हैं, तो साहूकारों को ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। सहूलियत के कारण ये उनसे लोन ले लेते हैं, बट वो बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट में, लाइक 15%, 20%, 25% में ऐसे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर वो बोलते हैं कि ठीक है, ये लोग नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, जो भी अनाज उगाया है इसका मुझे 3 दे दो, 1/4 भर दो, अगली बार फिर से, ठीक है। अब नहीं, 3/4 उसने दे दिया है, चल रहा साल रख लेगा, तो फिर से उसको इनपुट लगाने के लिए पैसे चाहिए होगी, फिर से वो उसी जमींदार के पास जाएगा और फिर से यही सर्कल चलते चला जाएगा। और उसी को बोलते हैं रिंग ट्रैप में फंस जाना, जहाँ पे किसान जितना लगा नहीं रहा उससे ज्यादा उसको देना पड़ जा रहा है, ठीक है। यही सब प्रॉब्लम्स जो है एग्रीकल्चर में, हम कृषि में आज भी फेस करके आ रहे हैं। और हम और आप इसीलिए पढ़ते हैं कि हम इन सॉल्यूशंस पे काम करें, इन सॉल्यूशंस पे बांटें। आई होप मैंने एग्रीकल्चर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और बस खुश रहिए। एग्जामिनेशन में देखिए, एग्जामिनेशन में जब आप बैठे ना, आप समझिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी एग्जामिनेशन का फेज चल रहा है, अपने के नाम के लिए कोई भी किसी को हेल्प नहीं करता। आपका उनका हार्डवर्क, आपकी उनकी मेंटालिटी, आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय हेल्प करता है और कुछ भी हेल्प नहीं करता। बिकॉज अगर लाइफ नहीं हो तो शैडो भी आपका साथ छोड़ देता है, तो लोगों का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। कुछ टाइम आप कोई रिश्ता, कोई मित्रता कुछ भी मत देके सिर्फ अपने पढ़ाई में फोकस करिए, ठीक है। मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम पास करिए, ठीक है। आई होप महादेव आप लोगों को ब्लेस करे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुडेज एग्जाम, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा इंग्लिश को और इंथुसियाज्म के साथ और खुश होकर लौटिएगा। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अगर एसएसटी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना मैं मेहनत करना, 55 जितना करना, अगर वो फ्रूटफुल रहा तो आपके सोशल साइंस के पेपर बहुत अच्छे रहे, ठीक है। एंड अदरवाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।